अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं 5th वीक का। तो देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें करनी है। हमारा डिस्क्लेमर है, इसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स हैं कौन कौन से करने हैं। हमारे पास जो है वो है थर्मिस्टर है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है सप्लाई का, और इलेक्ट्रिक पावर है। 5 चीज़ें आज हमने कवर करनी है, तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू करते हैं थर्मिस्टर से। थर्मिस्टर जो है वो क्या है, ऐसा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अच्छा, वो तो सारे ही रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस हमने पहले देखा है पिछले लेक्चर में कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है या इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। तो थर्मिस्टर्स में क्या ख़ास बात है, इनमें ज़्यादा ड्रास्टिक रिलेशनशिप होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये टेम्परेचर के साथ। बेशक इनका रेजिस्टेंस बढ़ना है बेशक कम होना है, दोनों सूरतों में थर्मिस्टर्स जो हैं उनकी रेजिस्टेंस आम रेजिस्टर्स से ज़्यादा प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। थर्मिस्टर्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं करंट लिमिटर्स के तौर पे, मतलब सर्किट में करंट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना बहे या ज़रूरत के वक्त कम ज़्यादा हो। फिर टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। जो हमारे पास मरकरी थर्मामीटर हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो थर्मिस्टर बेस्ड जो टेम्परेचर सेंसर्स हैं बहुत बड़ी रेंज पे काम कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स के लिए आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट NTC थर्मिस्टर्स। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो बाद वाले टेम्परेचर्स के रेजिस्टेंस है वो शुरू वाले टेम्परेचर्स की रेजिस्टेंस से कम होगी। तो इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स भी होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग हीटिंग एलिमेंट्स के लिए, कि किस वक्त उन्हें कितनी हीट प्रोवाइड करनी है। पॉजिटिव का मतलब ज़ाहिर है कि होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से जिनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट PTC एलिमेंट्स हैं, और नेगेटिव हैं जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर के साथ। अच्छा, फिर आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। आमतौर पे थर्मिस्टर्स जो हैं ये पाउडर्ड मेटल जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है वगैरह, इनके ऑक्साइड्स से बनाते हैं। इनको मुख्तलिफ रेशो में मिक्स करते हैं। तो मिक्स जो है ये यूज़ हो सकता है, उसको बेक करते हैं मुख्तलिफ शक्लों में, तो वो थर्मिस्टर बन जाता है। उनके साथ लीड्स अटैच कर देते हैं। अब ज़ाहिर है कि मुसलसल इस पर भी रिसर्च हो रही है, तो पिछले 20 साल में थर्मिस्टर्स जो हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिर्फ 0.1 से 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होता है, और 0 से 70 में जो आम में नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस हैं उनमें थर्मिस्टर्स बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, बहुत रिलायबल हैं। उनकी रेजिस्टेंस हमें पता होती है किस टेम्परेचर पे कितनी। अच्छा, NTC थर्मिस्टर एलिमेंट्स जो हैं वो कई शक्लें में बहुत सारी, इनमें एक्सियल लेडेड है, ग्लास कोटेड है, पॉक्सी कोटेड है, या खाली लीड्स उनके साथ बेयरली अटैच्ड होती हैं बगैर किसी कवरिंग के, या इंसुलेटेड भी होती हैं, इनके साथ कवर्ड सरफेस माउंट है, सरफेसेस के ऊपर लगे होते हैं, रॉड्स हैं, डिस्क हैं। तो बेशुमार शक्लों में थर्मिस्टर जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा, तो टिपिकल ऑपरेटिंग रेंज जो है थर्मिस्टर की -55 से +50 है, लेकिन एक बाज़ ग्लास बॉडी थर्मिस्टर जो हैं वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी काम कर सकते हैं। तो ये अच्छा खासा टेम्परेचर है। अच्छा, थर्मिस्टर्स की जो है ग्लास बॉडी थर्मिस्टर इनका आखिर में जिक्र हुआ, इनके साथ हम बाज़ औक़ात प्लैटिनम लीड्स कनेक्ट कर देते हैं दोनों किनारों के साथ, और इस जो अरेंजमेंट है उसको ग्लास बल्ब में सील कर देते हैं। तो ये ग्लास बॉडी थर्मिस्टर हो गया, ये काफ़ी टेम्परेचर तक जो है काम कर सकते हैं। थर्मिस्टर की एक एप्लीकेशन जो बुक में भी लिखी हुई है वो है कि थर्मिस्टर्स जो हैं वो करंट सर्जेस के ख़िलाफ़ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सर्ज का मतलब होता है एकदम का करंट जो है एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाए, फ्लड आ जाए एकदम करंट का, उनके ख़िलाफ़ जो है प्रोटेक्शन दे सकते हैं NTC थर्मिस्टर्स। और
अब ये जो मिसाल बुक में दी हुई वो क्लासिक सर्किट्स हैं। क्लासिक का मतलब है इसमें मिसाल में वैक्यूम ट्यूब डायोड्स दिखाए हुए हैं। ये जो है 1960s तक इस्तेमाल हो रहे थे। अब इसकी जगह आपके पास जो है डायोड्स और ट्रांजिस्टर हैं सेमीकंडक्टर के बने हुए, जो कि इनके मुकाबले में इन्फिनिटली स्मॉल स्पेस लेते हैं। क्लासिक जो यहाँ मैंने दिखाया हुआ है कि जो वॉल्व थर्मोमीटर्स हैं ये इस्तेमाल करते थे इसको एनटीसी थर्मिस्टर्स को, ताकि जो है उस करंट को लिमिट कर सकें सर्किट्स में। अब ये जहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब डायोड दिखाई हुई है, इसमें एक हीटिंग एलिमेंट है जो कि कैथोड को गर्म करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बॉयल होते थे। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता था उस तक पहुँचते थे। ये यहाँ देखिए थर्मिस्टर जो है यूज़ हो रहा है सर्किट में सीरीज़ में, ताकि जो है वो करंट को लिमिट कर सके। अच्छा जी, और उसके अलावा जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, अच्छा थर्मिस्टर जो है शुरू में उसका टेम्परेचर कम होता है, तो क्योंकि यहाँ पे एनटीसी यूज़ हो रहा है, इसलिए शुरू में जब टेम्परेचर कम होता है तो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, करंट सर्किट के जो है कम होते हैं, मॉडरेट वैल्यू होती है, कम वैल्यू होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर सर्किट का बढ़ता है तो थर्मिस्टर का टेम्परेचर गिरता है और सर्किट के करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आजकल की जो डिवाइसेज हैं, कंटेम्प्रेरी डिवाइसेज जो हैं, जैसे सीपीयू है, सबको पता ही है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन जो हैं, मॉनिटर की स्क्रीन जो हैं, रिचार्जेबल बैटरीज हैं, ये सब जो हैं और भी बहुत सारे ये करंट कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये जो डिवाइसेस हैं ये ख़राब ना हो, अप्लायंस डैमेज ना हो। अच्छा जी, इसके अलावा एप्लीकेशन है हमारे पास एनटीसी थर्मिस्टर्स की, ये अलार्म के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। अगर हीटिंग ज़्यादा हो रही, कहाँ पे, मोटर की वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर्स में, जनरेटर्स में अगर हीटिंग ज़्यादा हो रही है तो ये अलार्म के तौर पे भी काम कर सकते हैं, अलार्म इशू कर सकते हैं, ताकि पता चल जाए कि जो टेम्परेचर जो है ज़रूरत से ज़्यादा शूट कर रहा है। आखिरी इस्तेमाल जो है थर्मोस्टेट का वो है थर्मिस्टर का थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का मतलब है ऐसी डिवाइस जो कि टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। ज़ाहिर है आपको इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, एसी के अंदर, फ्रिज में, ओवंस के अंदर, हेयर ड्रायर हैं, टोस्टर हैं, फायर अलार्म्स हैं, ये सब चीज़ें जिनको टेम्परेचर कंट्रोल करने की ज़रूरत है या रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी आप नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक अहम कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसको आमतौर पर ईएमएफ कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन से ग्रीक लेटर है, और आमतौर पे और मेजर करते हैं, ज़ाहिर है कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है ये, तो उसको वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, इलेक्ट्रिकल एक्शन है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्सेज का, मतलब सोर्सेज हैं जो कोई ऐसी एनर्जी जो कि बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उनकी जो सलाहियत है उसको हम ईएमएफ से ज़ाहिर करते हैं। और ईएमएफ समझाने के लिए रिवायती तौर पे, ज़ाहिर ज़रूरी नहीं है लेकिन एनालॉजी ली जाती है वाटर पंप की। यहाँ पे देखे मैंने फिगर में राइट पे आपको वाटर पंप दिखाया हुआ है। वाटर पंप क्या करता है, पानी को नीचे से लो पोटेंशियल एनर्जी से उठा के ऊपर हाई पोटेंशियल एनर्जी पे लेके जाता है। तो ज़ाहिर है कि पानी या कोई भी चीज़ जो है वो खुद ब खुद हाई पोटेंशियल एनर्जी पे जो है वो नहीं जाती अपने तौर से, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप उसके ऊपर काम करें। यहाँ पे इसके ऊपर वर्क हो रहा है, हैंडल जो आप चला रहे हैं वर्क कर रहे हैं, ये वर्क जो है ये पानी को लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी वाली जगह पे ले जाएगा, और ये पानी फिर आप जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है आउटपुट वाल्व से, आउटपुट के तौर पे यहाँ से पानी आपको बाहर निकलता मिल सकता है। तो आप ज़्यादा जितना वर्क करेंगे, जितना हैंडल को लंबा चलाएंगे या जितनी तेज़ी से चलाएंगे, तो ज़्यादा चलाएंगे, ज़्यादा वर्क करेंगे, तो ज़्यादा पानी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और वो यहाँ से फिर वो इवेंचुअली इस जगह से पानी की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ आपको नज़र आ जाएगी जो वॉल्व से निकल रहा है।
तो इसी तरह से बिल्कुल हम अपना ईएमएफ का एक्शन जो है समझ सकते हैं। अगर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री चार्ज है किसी सोर्स के अंदर, उसके ऊपर अगर हम वर्क करते हैं तो वो लो पोटेंशियल से बैटरी के या सोर्स के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जो है वो चला जाता है चार्ज बैटरी के अंदर या सोर्स के अंदर। ये होता है जब बैटरी का वर्क होता है। तो वो जब फिर टर्मिनल्स पे अवेलेबल है, जब सर्किट कंप्लीट होता है, तो वहीं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज की, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है और सर्किट के अंदर जो है वो करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। जैसे वाटर पंप काम करता है उसी तरह से कोई भी सोर्स ईएमएफ का या बैटरी काम करती है। बैटरी के अंदर ऊपर लेके जा रहे हैं चार्ज को, और जब टर्मिनल से वापस वो नीचे गिर जाते हैं, लो पोटेंशियल पे आ जाते हैं। तो फॉर्मली मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो अगर क्यू चार्ज जो है उसके ऊपर डब्ल्यू वर्क किया जाए बैटरी के अंदर सोर्स के अंदर, उसको लो से हाई पोटेंशियल पे लेके जाने के लिए, तो जो ईएमएफ है वो क्या बन जाएगी, वो डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो इसके यूनिट ज़ाहिर है वर्क के जूल हैं, चार्ज के कूलम है, तो दोबारा से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स आ रहे हैं। तो ईएमएफ जो है वो असल में यानी क्या है, ये ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि सोर्सेज के टर्मिनल्स पे किनारों पे आ रहा है। कब? जबकि वो करंट सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। सोर्सेज के टर्मिनल्स पे आ रहा है, किनारों पे आ रहा है, जब उसको करंट सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, एक और भी फिर बात ज़रूरी है समझने में। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहे हैं, लेकिन ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कोई इतनी बहुत ख़ास बात नहीं है। बहुत सारी दफ़ा हमें पता है साइंस में भी आम ज़िंदगी में भी हम एक चीज़ कहते हैं और उससे मुराद लेते हैं एक और चीज़ जो कि उसके प्रोपोर्शनल है। जैसे आपके वालदा आपको कहती हैं कि इतने लंबे हो गए, अकल नहीं आई। अब लंबे होने से अकल का क्या ताल्लुक है? लंबे होने का मतलब है कि उम्र के साथ कद बढ़ा है, तो बेसिकली रेफरेंस जो है वो उम्र का है। उम्र बढ़ गई है लेकिन अकल नहीं आई। उसी तरह से ईएमएफ क्या है, फोर्स रहा है, लेकिन असल में ये रेफ़र कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को। और ज़ाहिर है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है फोर्स के जो कि चार्ज पे हो रही थी, उसको लो से हाई पोटेंशियल पे लेके जाने के लिए। लिहाजा ईएमएफ जो है दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस है, बेशक नाम में इसके फोर्स आ रहा है। तो ईएमएफ के सोर्सेज भी चलते चलते देख लें। ईएमएफ के सोर्स का मतलब है कि ये चीज़ चार्ज पंप के तौर पे काम करती है। जैसे पहले बताया कि लो से हाई पोटेंशियल पे चार्ज को लेके जाती है और फिर वो दूसरे टर्मिनल पे अवेलेबल होती है वापस सर्किट के थ्रू लो पोटेंशियल पे जाने के लिए। तो जो टिपिकल डिवाइसेस हैं कुछ यहाँ दिखाई भी हुई हैं, नाम भी लिखे हुए हैं। सेल्स जो हैं हमारे आम जो सेल्स हैं, बैटरीज हैं, ये केमिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शन के ज़रिए कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारे टिपिकल कुछ सेल जो है यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है जनरेटर्स हैं जिनसे हमारे घरों में बिजली आती है। जो जनरेटर्स हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे मैकेनिकली घुमाते दिखाया। जनरेटर में बेसिकली कॉयल है सिंपली, और कॉयल को जो है मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रोटेट करेंगे, टर्न करेंगे, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पैदा कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसके बाद थर्मोकपल्स हैं। थर्मोकपल जो है वो क्या करता है, हीट को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, थर्मोकपल का एक एंड जो है उसको हमने हीट से एक्सपोज किया हुआ है, दूसरा किनारा ठंडा है रेफरेंस वाला। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस से जो है वो करंट पैदा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, जो कि सर्किट में करंट की शक्ल में नज़र आता है। तो इसलिए थर्मोकपल जो है वो थर्मोस्टेट और थर्मोमीटरी दोनों में इस्तेमाल होते हैं। आखिर में सोलर सेल्स हैं। यहाँ सोलर सेल्स सामने सर दिखाए हुए हैं। सोलर सेल जो है वो सूरज की लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और हर आने वाले दिन के साथ इसकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। इसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, सोलर सेल्स को। तो ये कुछ सोर्सेज थे हमारे पास ईएमएफ के, और भी बहुत सारे सोर्सेज पॉसिबल हैं, लेकिन ज़रा यहाँ पे
इन सबको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये फिर इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई। तो ये आर्टिकल इम्तहान के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी दे सकते हैं इसको। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सप्लाई का, यहाँ पे कह रहा है जो असली बैटरीज होती हैं, अभी तक तो हमने जो बैटरीज पढ़ी उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो असली बैटरीज हैं ज़ाहिर उनमें कुछ ना कुछ जो है रेजिस्टेंस होती है, वो आइडियल नहीं होती हैं, ज़ीरो रेजिस्टेंस की नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो है हम एक असली बैटरी को डिस्कस कर रहे हैं जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो वो हमने इस तरह की बैटरी यहाँ पे दिखाई हुई है फिगर में। आपके पास जो है वो एक बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमने अलग से दिखाया हुआ है। ये हमारे लिए मैथमेटिकली भी और कॉन्सेप्चुअली दोनों तरह से कन्वीनियंट है, हालांकि ये ज़ाहिर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से नहीं लगा हुआ। तो हमारे पास एक सोर्स है ईएमएफ का एप्सिलॉन, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ है, और आर इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, ये यहाँ पे इसीलिए डॉटेड बॉक्स में दिखाया हुआ है इन दोनों चीज़ों को, ये असल में एक ही हैं। उनकी वजह से सर्किट कंप्लीट है, तो उसमें से करंट बह रहा है आई, और जो कि एक एक्सटर्नल लोड का मतलब है कोई भी चीज़ जो कि करंट को इस्तेमाल कर रही है, वो रेजिस्टेंस भी हो सकती है, वो इस्त्री भी हो सकती है, टीवी, कुछ भी चीज़ हो सकती है, इसमें से पास कर रहा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है वो करंट होगा कितना। अब करंट जो है वो होगा सर्किट का कुल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ये जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, और फाइनली रीअरेंज करेंगे तो इसमें से आई आर जो है उसको अलग किया है, कैपिटल आई आर। कैपिटल आई आर का मतलब है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एक्सटर्नल लोड देख रहा है, और ये आई आर जो है इसको टर्म कैसे करते हैं, इसको कहते हैं वी टी से। वी टी इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बैटरी के किनारों का कौन देख रहा है, एक्सटर्नल लोड, इसको क्या महसूस हो रहा है। असल अंदर जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो लोड आपको रिपोर्ट कर रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का क्या है, वो है वी टी। वो ज़ाहिर है कि जो असल हमारी सलाहियत है उसमें से वो हिस्सा जो कि अंदर ही ज़ाया हो रहा है रेजिस्टेंस की वजह से आई आर, उसमें वो माइनस करके आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बचता है। यानी यहाँ से ये बात समझ आ रही है कि ज़ाहिर है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो छोटा होगा असल ईएमएफ से। हमेशा सर्किट की असल सलाहियत ज़्यादा होती है और जो बाहर आपको अवेलेबल होती है वो कम होती है। जैसे आप खुराक लेते हैं खाने के लिए, एनर्जी के लिए, लेकिन वो सारी एनर्जी का आप काम नहीं कर सकते, इसलिए कि ज़ाहिर है कि आपको बॉडी के अंदर के फंक्शंस के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो आप वो सारी एनर्जी बाहर यूजफुल वर्क के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह से जो असल पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ है बैटरी की, वो ज़्यादा होती है, लेकिन ज़ाहिर है कि अंदर के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ हिस्सा अंदर ही ज़ाया हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो आपके पास जो टर्मिनल्स पे चीज़ मिल रही है दैट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम फाइनली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है सोर्स के किनारों पे अगर सोर्स जो है उसमें से करंट लिया जा रहा है। ये कुछ वक्त होगा जब जाहिर सोर्स किसी कंप्लीट सर्किट का हिस्सा होगा। ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का जबकि करंट नहीं ले रहे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि जब सर्किट से करंट ले रहे हैं तो उसके किनारों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो है। अच्छा, लेकिन अगर ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट का मतलब है कि सर्किट टूटा हुआ है अगर, तो फिर जाहिर है कि करंट नहीं चल रहा, तो उस वक्त या अगर बैटरी का इंटरनल डिस्टेंस वापस ज़ीरो है, उन दोनों सूरतों में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है वो एक ही बन जाते हैं। कब, जब सर्किट में करंट नहीं ले रहा है और जब अगर सर्किट बैटरी का इंटरनल डिस्टेंस ज़ीरो है। तो आम तौर पे ये मैंने पहले बता दिया कि वीटी कम होता है ईएमएफ से, लेकिन क्यों, इसलिए कि अंदर ही कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाता है। लेकिन बाज़ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जो गालिबन बुक में डिस्कस नहीं की हुई कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से भी ज़्यादा हो सकता है। ये कब होगा,
अगर जो है वो सर्किट में करंट बैटरी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बह रहा है। जैसे ये देखें, यहाँ एग्जांपल में दिखाया हुआ है। यहाँ सर्किट है, एक छोटा सा सीरीज सर्किट है जिसमें दो बैटरियाँ, एक 28 वोल्ट की और एक 7 वोल्ट की है। तो जाहिर है कि सर्किट में जो करंट बहेगा वो बड़ी बैटरी की वजह से बहेगा, 28 वोल्ट की बैटरी की वजह से बहेगा। तो सर्किट का जो करंट है वो छोटी बैटरी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बह रहा है। तो B2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल, वो बड़ा हो जाएगा असल ईएमएफ से, जबकि B1 जो कि बड़ी बैटरी है उसके लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस असल ईएमएफ से कम ही होगा, जैसे कि मेरी प्रेडिक्शन है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर सर्किट में करंट बैटरी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चल रहा है, जिस तरफ वो भेजना चाह रही है, तो बैटरी बजाय सोर्स के तौर पे काम करने के वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। उस वक्त उसका किनारों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो असल ईएमएफ से भी ज़्यादा हो सकता है। अच्छा जी, आज का आखिरी आर्टिकल देखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। और वो वर्क हमें पहले से पता है मैट्रिक्स है कि इट इज़ W/T। और लेकिन अब यहाँ मैंने इलेक्ट्रिसिटी में देख लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि वर्क डन जो है QV के बराबर हो सकता है। कहाँ से आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से आ रहा है कि वहाँ से W=QV अगर डालेंगे वर्क की जगह तो ये आ जाएगा QV/T। और अगर V की जगह IR डाल दें, ओम्स लॉ, तो आपके पास फिर QIR आ जाएगा। इसमें से Q/T जो है, Q/T करंट की डेफिनेशन से उसको हम लिख सकते हैं दोबारा से I। तो पावर आपके पास बन जाएगी I²R, एक फार्मूला है। IR की जगह अगर हम V डालें, R से मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं V² और R में। ऊपर IR इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि V का स्क्वायर हो जाएगा। उसके अलावा जो है आप इसमें इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, ये यहीं से बन रही है। तो एक V ओवर R को अगर आप I लिख देंगे तो VI, यानी कि आपके पास पावर की यहाँ पे तीन फॉर्म्स आ गई, I²R, V² ओवर R और VI। तो आप जो है वो प्रॉब्लम एट हैंड पे जो डाटा है उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे कि भाई इन तीनों में से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहिए। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट ज़ाहिर है हर पैरामीटर का यूनिट होता है। इसका SI यूनिट जो है वो है वॉट। वॉट जो है वो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये जो पीछे तीन फार्मूले बताए हैं इनसे भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी कर सकते हैं। मसलन अगर P=VI ले लें, तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से सर्किट में 1 एम्पेयर का करंट बहे, तो सर्किट जो डिवाइस है वो पावर कितनी कंज्यूम कर रही है? 1 वाट की। अच्छा, फिर P को लिख सकते हैं W/T। इसका मतलब है W कैन बी रिटन एज P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ से हमारे पास एक और फार्मूला आ रहा है P इंटू टी यानी वर्क का, दैट इज़ किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर जो है वो क्या चीज़ होती है? बहुत बड़ा यूनिट है एनर्जी का। ज़्यादा एनर्जी बहुत औक़ात हम बहुत बल्क में इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा यूनिट चाहिए। बड़ा यूनिट जो है एनर्जी का वो किलोवाट आवर है। और किलोवाट आवर में एनर्जी को एक्सप्रेस करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो ज़ाहिर है पावर को हम किलोवाट में और टाइम को आवर्स में लिखते हैं। 1 किलोवाट आवर जो है इसको एक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। बिजली के बिल में जो यूनिट होते हैं 200, 300, 400, वो एक कमर्शियल यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर है। अच्छा, तो किलोवाट आवर को अगर एनर्जी के ज़ाहिर है हमारे पास पहले से यूनिट है जूल। किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करें तो आपके पास आ जाएगा, किलो की जगह 1000 लिखा, वाट जूल पर सेकंड लिखा है, आवर में 3600 सेकंड होते हैं ये लिखे, तो आपके पास 1 किलोवाट आवर आ गया 3.6 10⁻⁶ जूल, या 3.6 मेगा जूल ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय किलोवाट आवर। तो ये एक अच्छा बड़ा यूनिट है हमारे पास एनर्जी का। सर जी, आखिर में एक्टिविटी है, सिर्फ 2 रह गए थे MCQs ये करने, 8 और 9।
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में से 9th क्वेश्चन करना है, और 3 to 7 3 4 5 6 7 ये आपने 5 प्रॉब्लम जो हैं ये अटेम्प्ट हो सकती हैं, अब ये आपने करनी है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम तक के लिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर अगले 2 लेक्चर्स के साथ मिलेंगे, इसके साथ सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।